नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वेरिएशंस कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में, ठीक है, विद द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को हम चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कौन ज़्यादा बढ़ता है कौन कम होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आया। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, तो उसका कुछ कंसंट्रेशन भी होगा। कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, या कोई भी दूसरी चीज़ें, किसी भी हिसाब का कोई भी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, हमने उसको चेंज करना है, कंसंट्रेशन चेंज करना है। कंसंट्रेशन हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट को कम ज़्यादा करके, और दूसरा सॉल्वेंट को कम ज़्यादा करके। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को कम ज़्यादा करके कंसंट्रेशन चेंज किया जा सकता है, दूसरा सॉल्वेंट को भी कम ज़्यादा करके, सॉल्वेंट को चेंज करके कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हम चेंज करने वाले हैं वो हम करेंगे सॉल्वेंट को चेंज करके, यानी डाइल्यूट करके। डाइल्यूट करना मतलब पतला करना, और किसी भी चीज़ को पतला कैसे करते हैं? पानी डाल के। तो सॉल्वेंट डालेंगे तो वो क्या होता जाएगा? सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा, पतला होता जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन हम कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे, समझ आया? और एक एक पॉइंट समझेंगे, अदरवाइज आगे फिर समझ नहीं आएगा। ये ऐसा टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए कंसंट्रेशन, मोलैरिटी ले लीजिए, नॉर्मेलिटी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसको मैं सी से दिखा रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या चीज़ होता है? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? नंबर ऑफ मोल्स या इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी ऊपर कुछ भी, मैं सपोज नंबर ऑफ मोल्स ले रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट के, और डिवाइडेड बाय क्या करना है? डिवाइडेड बाय क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए हम सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब ऊपर से क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, पतला होता जा रहा है। जैसे आपने शरबत बनाया, शक्कर घोला, ठीक है ना, नींबू डाला, शक्कर डाला, आपने शरबत बनाया, ठीक है। तो शरबत अच्छा मीठा लग रहा है क्योंकि अभी शुगर का कंसंट्रेशन कुछ है, शुगर है, इतने हद तक है कि आपको मिठास का एहसास हो रहा है, मीठा लग रहा है। अब बाहर से आपने उस शरबत में और पानी डाल दिया, और पानी डाल दिया, और पानी डाल दिया, तो उसका मिठास क्या होता जाएगा? कम। मिठास कम होना मतलब शुगर तो भैया आपने 10 ग्राम डाला है तो 10 ग्राम है, आप तो पानी डाल रहे हो ना ऊपर से। क्या शुगर 10 ग्राम से घट रहा है? नहीं घट रहा, 10 ग्राम शुगर अभी भी है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? शुगर का कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और अगर कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो आपको मिठास कम लगेगी। लेकिन अभी भी 10 ग्राम है, चाहे आप उसमें 20 लीटर पानी डाल दें, लेकिन शुगर तो 10 ग्राम को 10 ग्राम पहले से रहेगा। वो शुगर जब 10 ग्राम पहले था, पानी कम था, तो ज़्यादा मीठा लगता था। जैसे ही आपने पानी बढ़ा दिया, अब वो 10 ग्राम का शुगर उतनी मिठास हमको नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जगह 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 उसके आयन क्या हो गए? बिखर गए हैं, दूर दूर चले गए। पानी ज़्यादा हो गया तो उसके आयन क्या हो गए? दूर दूर चले गए। तो एक एक लोकेशन का मिठास क्या हो गया है? कम हो गया है। ये मैं फिजिक्स के लैंग्वेज से आपको समझा रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? तो देखिए डाइल्यूट करना मतलब पानी ऐड करना, पानी ऐड करना मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाना। अगर मैं पानी मिलाते जाऊंगा, 2 लीटर पानी पहले मैंने लिया था, 4 लीटर और मिला दिया, तो वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ा। और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? घट जाएगा। किसी भी टाइप का कंसंट्रेशन आप सोच के देखिए, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं ना। लेकिन कंसंट्रेशन कम होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसमें जो आयन पहले थे, नंबर ऑफ आयन, वो आयन चेंज हो रहा है। वो आयन 10 ग्राम था तो 10 ग्राम ही रहेगा ना, आयन चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आई? आयन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो। पहले इतने बड़े वॉल्यूम में, इतने बड़े एरिया में 100 आयन थे, अब हमने पानी मिला दिया तो वॉल्यूम हो गया इतना। अब इतने बड़े वॉल्यूम में 100 आयन है, और पानी मिला दिया, इतने बड़े वॉल्यूम में 100 आयन है। 100 आयन तो हैं, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? दोनों में से कोई भी फैक्टर चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ आयंस बढ़ा दूं, इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। ये आपको समझ में आया? और हम यहाँ कंसंट्रेशन चेंज करेंगे डाइल्यूट कर करके, पतला कर करके सॉल्यूशन को। और इसका क्या फ़र्क पड़ता है कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे, कापा पे,
या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे, कंडक्टेंस पे, रेसिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसको अब हम समझेंगे। यहाँ तक समझ आया आपको कहानी? ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, यहीं पर मैं दिखा रहा हूँ, ये एक बीकर में मैंने एक सॉल्यूशन लिया और इसमें यहाँ तक सॉल्यूशन भरा हुआ है ऐसे पूरा। जाहिर सी बात है इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट कुछ डाला है, नमक डाल दिया है, शक्कर डाल दिया है, कुछ भी डाल दिया है, तो इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन भी होगा इस वक्त, और ये उसका वॉल्यूम है, इतना पानी है उसमें टोटल, तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा कुछ मिलीलीटर में, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं तो इसकी कंडक्टिविटी भी कुछ होगी। कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? करंट को कंडक्ट करवाने की प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी बोलते हैं, है ना। कंडक्टेंस मीन्स रेसिस्टेंस का उल्टा। रेसिस्टेंस क्या चीज़ होता है? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो करंट को धीरे करती है, उसके फ्लो को रोकती है, रेसिस्टेंस होती है। और रेसिस्टेंस की उल्टी प्रॉपर्टी जो करंट को जाने देती है। जो सॉल्यूशन, जो कंडक्टर जितनी आसानी से करंट को बोलेगा जाओ, वही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाएगी? कंडक्टेंस। जो जितना ज़्यादा करंट को अलाउ करेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, उसका कंडक्टेंस उतना अच्छा होगा। समझ में आया? तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने लिया तो उसके अंदर आयंस हैं और आयंस का चलना ही इलेक्ट्रिक करंट का चलना है, तो ये कुछ ना कुछ कंडक्टेंस हमको दिखा रहा है, कुछ भी दिखाएगा, कुछ तो होगा इसका पावर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने वाला, तो इसकी कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ है अभी, ठीक है ना, है, ठीक है। अब अगर इसमें मैंने बाहर से पानी डाला, पानी डालूंगा तो इसका वॉल्यूम देखिए क्या होगा, बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम अभी इतना है, ये यहाँ तक, जैसे ही पानी डाला इसका वॉल्यूम हो गया इतना, ये भर गया ऐसे, ये इतना वॉल्यूम हो गया अब यहाँ तक, लेकिन नंबर ऑफ आयन नहीं चेंज हुए। भाई जो कंसंट्रेशन पहले था कंसंट्रेशन वही है। मैं कंसंट्रेशन किससे चेंज कर रहा हूँ? वॉल्यूम बढ़ा के। वॉल्यूम किससे बढ़ा रहा हूँ मैं? पानी डाल के, डाइल्यूट करके। बाहर से मैंने पानी डाला, डाइल्यूट हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। सॉल्वेंट ज़्यादा हो रहा है भाई, सॉल्यूट नहीं चेंज हो रहा, समझना। तो हमने पानी इसमें मिलाया, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो इसका कंसंट्रेशन बदला कि नहीं बदला? बदल गया। लेकिन नंबर ऑफ आयन चेंज हुए क्या? नहीं हुए। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। देखिए हम दो चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़ है जिसको अपन बोलते हैं कापा, और दूसरी चीज़ है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा मोलैरिटी ले लो या इक्विवेलेंट ले लो, जो भी आपको लेना है। दोनों कंडक्टिविटी है, समझ आया? ये भी कंडक्टिविटी है और ये भी कंडक्टिविटी है। क्या आप दोनों कंडक्टिविटी में डिफरेंस बता सकते हैं? कौन सी कंडक्टिविटी कौन सी है, किस टाइप की? अगर आप याद करें तो ये क्या चीज़ है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या चीज़ है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कौन सी कंडक्टिविटी होती है? ये कौन दिखाता है ये कंडक्टिविटी? 1 क्यूब, है ना। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना सॉल्यूशन होगा, जितना कंडक्टर होगा, वो जितनी कंडक्टिविटी दिखाएगा उसकी कंडक्टिविटी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है ना। यानी इसका एक अपना लिमिटेशन है, ये सिर्फ कितने सॉल्यूशन दिखाएंगे इस कंडक्टिविटी को? एक यूनिट। जैसे एक मैं क्यूब ले रहा हूँ ऐसा, ये क्यूब है 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? इसका वॉल्यूम कितना हो गया? आप मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, जिसमें नापना है। 1 हुआ, यूनिट वॉल्यूम हुआ। इसमें पानी भर दीजिए, सॉल्यूशन भर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरे इसमें। तो बोलिए उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना? जितना डब्बा का वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का। अब ये सॉल्यूशन जितनी कंडक्टिविटी शो करेगा वो कंडक्टिविटी कहलाती है इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको कप्पा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? ये पूरा सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी शो कर रहा है वो कापा नहीं है। कापा कौन सी कंडक्टिविटी कहलाती है? जो कितना सा सॉल्यूशन, कितना कंडक्टर शो करे? 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये यूनिट वॉल्यूम का सॉल्यूशन जितना कंडक्टेंस दिखा रहा है वो कंडक्टिविटी इसकी क्या कहलाती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको कापा बोलते हैं। ये पहले अपन लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर से आप वो लेक्चर सुनिए दोबारा, ठीक है। ये हुई बात। अब यहाँ आते हैं मोलर कंडक्टिविटी।
व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने लिया, इसको कुछ भी रखिए, कुछ भी नहीं रखना, कौन सा वॉल्यूम लेना है हमको? जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना हो? 1 मोल। समझ में? ये वो सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए? 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो जितनी कंडक्टिविटी दिखाता है वो कंडक्टिविटी क्या कहलाती है? मोलर कंडक्टिविटी। इसके नाम से ही पता चल रहा है, मोलर मतलब मोल इन्वॉल्व है। कितना मोल? 1 मोल। किसी भी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालिए, जितनी कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। समझ आया? इसका मतलब है मेरे पास इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है और इसमें सिर्फ मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो ये पूरा सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी दिखाएगा उस कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये बाउंडेशन तो नहीं है कि एक डब्बा के अंदर का सॉल्यूशन ही जो कंडक्टिविटी दिखा रहा है वो मोलर कंडक्टिविटी है ना। आप उस सॉल्यूशन को इतने बड़े डब्बे में रखिए, 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 शर्त क्या सिर्फ मेंटेन करनी है? जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है वो कितना होना चाहिए? 1 मोल। तो ऐसा सॉल्यूशन जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखता है वो जो कंडक्टिविटी ऑफर करेगा करंट के लिए, वो कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? मोलर। तो ये बताइए, ये एक यूनिट वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए कंडक्टिविटी है या पूरे एंटायर सॉल्यूशन के लिए? एंटायर सॉल्यूशन। तो ये कंडक्टिविटी किसकी होती है? एंटायर सॉल्यूशन की। और ये कंडक्टिविटी किसकी होती है? किसकी होती है? एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए, यानी क्या बोल दें इसको, ये लिख दिया, एक यूनिट वॉल्यूम के लिए जो कंडक्टिविटी होगी वो कापा कहलाती है ना। यानी ये एक यूनिट फैक्टर पर डिपेंड करता है। यूनिट फैक्टर मतलब लेंथ कितना लंबा है, एरिया कितना लंबा है। 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट एरिया, यानी क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस यूनिट फैक्टर पर इसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। यहाँ तक बात समझ आया कि नहीं आया? अब मैं सॉल्यूशन को पतला करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब समझिएगा फिर से एक बार। अभी हमने एक बीकर में इतना सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इसमें मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ। कितना? ये है लेवल A। इतना सॉल्यूशन मैंने लिया, इसका वॉल्यूम कितना है? A। कुछ होगा 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर ये वॉल्यूम है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कितने डले हैं? 1 मोल डले हैं, मतलब यहाँ पर ऐसे आयंस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट तो आयंस देता है ना, समझ आई बात ना? तो ऐसे आयंस इसके अंदर पड़े हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है? यहाँ तक समझ आया ना? अब इसमें मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूँ, इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ। डाइल्यूट करूँगा तो ये सॉल्यूशन अभी A लेवल तक था, अब ऊपर आके कहाँ आ जाएगा? B लेवल तक। इतना पानी भर गया, यानी सॉल्यूशन यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया, ठीक है? आया? अब देखिए क्या होगा। जो आयंस पहले यहाँ मौजूद थे उनके पास सिर्फ इतना ही रीजन था, इतना ही हिस्सा था घूमने फिरने के लिए। अब हमने पानी मिला करके इनको इतना बड़ा इलाका दे दिया कि घूमो फिरो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ रैंडमली। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस थे मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयंस के बीच में जो डिस्टेंस था, पानी डालने से वो डिस्टेंस क्या हुआ? अभी नज़दीक नज़दीक होके चल रहे थे तो करंट कंडक्ट हो रहा था, है ना? जैसे ही पानी डाला इलाका बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो एक तो पानी क्या करती है? पानी पोलर चीज़ है, पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का पहला ही कर्तव्य ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के पास जाए और उसके बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ दे। आपको पता है पानी सबसे पहले क्या करती है? जिसको भी डालोगे उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगी और अपने साथ बॉन्ड बनवा लेती है। समझ में? यही तो नियम है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड बनेंगे, और पानी ये काम करती है कि दूसरे के बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है? तो अगर आपने एक्स्ट्रा पानी डाला तो इन आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले कुछ था उसको क्या करेगी? ये तोड़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसे बॉन्ड कोई चीज़ नहीं होती कि एक डंडा एक रस्सी है जो 2 आयन को बांध के रखती है, 2 मॉलिक्यूल को बांध के रखती है। बॉन्ड क्या चीज़ है एक्चुअल में? उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पानी क्या करती है? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है। कम करेगी तो ये आयन दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और इनको ज़्यादा जगह मिलेगा। ये इनकी मोबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मोबिलिटी मतलब वही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने फिरने की आज़ादी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आयंस की आज़ादी बढ़ जाएगी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया? लेकिन नंबर ऑफ आयन नहीं चेंज हो रहे। क्या चीज़ बढ़ रहा है? फ्रीडम। क्या बढ़ रहा है? क्या चीज़ कम हो रहा है? इनके बीच लगने वाला
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या चीज बढ़ रहा है? आयंस के बीच का डिस्टेंस। समझ आई बात? कौन कौन सी चीज बढ़ी, कौन कौन सी चीज घटी? अभी इलाका इतना बड़ा था तो ये इसी के अंदर खुश थे, घूम फिर रहे थे, तो इनको नजदीक नजदीक रह के घूमना फिरना होता था, है ना। और दूसरी चीज एक और हमने आपको पढ़ाई थी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, कितना डाइल्यूट है। अगर गाढ़ा सॉल्यूशन होगा तो आप हाथ डाल के चलाइए, आपका हाथ बहुत मुश्किल से आगे जाएगा, वो बहुत रेसिस्ट करेगा। सॉल्यूशन क्या कर, जैसे शहद में आप हाथ डाल के आगे बढ़ाइए और पानी में हाथ डाल के आगे चलाइए, कौन सा सॉल्यूशन आपके हाथ को ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, रोकेगा? शहद वाला। जाहिर सी बात है, पानी में आपका हाथ उतना रेसिस्ट नहीं महसूस करेगा, फ्रीली जाएगा। लेकिन आप ग्लिसरीन में, शहद में हाथ डाल के चलाएंगे तो वो ज़्यादा आपके हाथ को रोकेगा। क्यों? गाढ़ा है। और गाढ़ा है तो हम क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कस फोर्स ज़्यादा बनाता है। अब आप पानी डाल रहे हैं, पहले पानी इतना था तो इन आयन को इसके अंदर घूमना था, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर, आयन का चलना ही इलेक्ट्रिसिटी का चलना है। तो इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी इसके अंदर, आयंस मूव हो रहे थे। भाई अभी ये गाढ़ा सॉल्यूशन था, गाढ़ा था तो क्या होगा? रेसिस्टेंस पैदा करेगा, तो ये आसानी से नहीं घूम पा रहे थे आयन। जैसे ही आपने पानी डाला, सॉल्यूशन क्या हुआ? पतला हुआ। पतला होगा तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती जाएगी? कम। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो आयन के रास्ते में ये जो रेसिस्टेंस पैदा कर रहा था, रोक रहा था कि तुम धीरे चलो, ये रोकने वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी? कम। विस्कोसिटी कम होती जाएगी तो इनका मूवमेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जितने फ्रीली आयंस मूव कर सकेंगे उतना ज़्यादा कंडक्टेंस इसका बन जाएगा। समझ आई मेरी बात? आया कि नहीं आया? अब देखिए हम आते हैं टॉपिक पर। ये कौन सी कंडक्टिविटी है? एक यूनिट वॉल्यूम की, एक यूनिट वॉल्यूम की। अगर मेरा सॉल्यूशन इतना है, सिर्फ 1 लीटर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक डब्बा बनाऊं ऐसे, ये, तो इसके अंदर ये एक यूनिट वॉल्यूम है, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ आयंस आ गए। मान लो अभी इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस है 10। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आयंस हैं? 10 आयन है, 10 आयन, क्योंकि आयन को घूमने फिरने के लिए ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है। अब बाहर से मैंने पानी डाला और इसके लेवल को इतना कर दिया, तो ये आयन यहीं रहेंगे कि यहाँ भी आ सकते हैं? अब तो हर जगह जा सकते हैं ना, पानी के अंदर फ्रीली मूव हो सकते हैं। तो अगर इनका इलाका बढ़ गया, ये मेरा सॉल्यूशन बी पॉइंट तक पहुँच गया, ज़्यादा हो गया वॉल्यूम, डाइल्यूट हो गया, तो ये आयन अब यहीं नहीं रहेंगे। कुछ आयन कहाँ आ जाएंगे? कुछ आयन यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो इस डब्बे के अंदर पहले 10 आयन हुआ करते थे। जैसे ही आपने पानी डाला, इस डब्बे के अंदर अभी भी 10 आयन रहेंगे कि ज़्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ में? क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि आयन को और ज़्यादा जगह मिल गया, वो और इजीली मूव होके जा सकते हैं। उनके बीच का फोर्स भी कम होता जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, उनको जगह भी ज़्यादा मिलती जा रही है, तो ये इजीली कहीं भी जा सकते हैं। तो एक डब्बे के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस था वो क्या होता जा रहा है? डाइल्यूट करने से एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर का नंबर ऑफ आयन क्या होता जा रहा है? और एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? तो अगर नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ आयन कम होता जा रहा है तो कंडक्टिविटी भी। ये बताइए इस डब्बे के अंदर नंबर ऑफ आयन क्यों कम हुए? क्योंकि हमने क्या मिलाया? पानी मिलाया, डाइल्यूट किया। तो डाइल्यूट करने का पहला रिजल्ट क्या निकला? ये कंडक्टिविटी क्या होती है? क्यों कम होती है? समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये कंडक्टिविटी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम की कंडक्टिविटी है, और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो क्या होगा? ये कंडक्टिविटी भी कम होती जाएगी। मेरी बात समझ आया कि नहीं आया? तो देखिए कापा का रिजल्ट क्या निकला? विथ डाइल्यूशन कापा डिक्रीजेस। डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टिविटी क्या होगी? ये समझ में आया क्यों कम होगा? क्यों कम हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, या 1 मीटर क्यूब ले लो, या 1 मिलीलीटर ले लो। 1 ml भी को क्या बोलेंगे आप? 1 यूनिट वॉल्यूम। 1 ml ले लो, ये सब वॉल्यूम के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। कौन सी कंडक्टिविटी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। ये चीज समझ में आया? ये है डाइल्यूट करने का रिजल्ट। किसके ऊपर? कापा के ऊपर। ठीक है,
दूसरी चीज देखिए, ये वाली कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टिविटी किसकी होती है? पूरे सॉल्यूशन की होती है। और ये किसकी वजह से है? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। अब मान लीजिए इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े वॉल्यूम में मैंने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो सब इलेक्ट्रोलाइट के आयन यही इलाके में रहेंगे ना, इतनी जगह पे रहेंगे। अब हमने क्या किया, पानी डाला और इसके लेवल को इतना बढ़ा दिया। अब ये एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जो इतने बड़े एरिया में थे, अभी ए लेवल के अंदर थे, अब इनको आज़ादी मिल गई, ये इनके अंदर तक आ गए। लेकिन हैं कितने? एक मोल। एक मोल से घटे बढ़े क्या? नहीं घटे बढ़े। तो आयन घट बढ़ नहीं रहा, तो उस आयन के साथ हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? दो आयन के बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है पानी डालने से? मैंने अभी बताया पानी क्या करती है, दो आयन के बीच, दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स है उसको तोड़ती है, कम करती है। और अगर फोर्स कम होगा तो इस आयन का मूवमेंट क्या हो जाएगा? बड़ी तेजी से आयन चलेंगे, फिर रेसिस्टेंस कम होता जा रहा है, सॉल्यूशन पतला होता जाएगा पानी डालने से, तो रेसिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम। और अगर रेसिस्टेंस कम होता जा रहा है तो करंट का कंडक्शन कैसा होता जाएगा? ज्यादा। तो पानी डालने से ये वाली कंडक्टिविटी क्या होती है? क्या नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहा है? ना। तो क्या इंक्रीज हो रहा है? इनके बीच का डिस्टेंस। क्या कम हो रहा है? इनके बीच का फोर्स। समझ रहे हैं? और क्या कम हो रहा है? विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। वाटर का विस्कस फोर्स भी क्या हो रहा है? कम। तो रेसिस्टेंस कम हो गया, तो आयन का फ्रीडम क्या हो गया? बढ़ गया। ये एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज हो गई। मोबिलिटी इंक्रीज हो गई। मोबिलिटी इंक्रीज होने से कौन सा कंडक्टेंस इंक्रीज होता है? मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। समझ आ रही बात ना? तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, विद डाइल्यूशन, विथ डाइल्यूशन force of attraction between ions decreases। डाइल्यूशन के साथ अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ाने का सिंबल दिखा दिया मैंने, अगर मैं डाइल्यूशन ज़्यादा कर रहा हूँ, पानी मिलाता जा रहा हूँ, तो आयंस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस बिटवीन आयन इंक्रीज होगा। मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस घटेगा बढ़ेगा? कोई चेंज नहीं, नो चेंज। नंबर ऑफ आयन नहीं चेंज हो रहा। समझ आया? इसलिए ये कंडक्टिविटी क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी होगी इंक्रीज। सिर्फ किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है? मोबिलिटी की वजह से। नंबर ऑफ आयन के बढ़ने की वजह से नहीं। आयन नहीं बढ़ रहे, घट रहे ना, हम तो सिर्फ पानी मिला रहे थे, तो आयन को ज़्यादा जगह मिल जा रहा है, आसानी से फ्रीडम मिल जा रहा है, कहेंगे मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और मोबिलिटी जितनी ज़्यादा आयन की इंक्रीज होती है, आपने फैक्टर लिखा है ना, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, उसमें पहला दूसरा टर्म ही आपने बनाया था। नंबर ऑफ आयन अगर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आयन ही तो चार्ज हैं, और आयन जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे, उतना ज़्यादा करंट बनेगा। और अगर आयन इंक्रीज नहीं हो रहे, कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो? सॉल्वेशन पढ़ा था। सॉल्वेशन मतलब अगर आप पानी मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है? विस्कोसिटी कम होती जा रही है, तो आयन की चलने की स्पीड, और आयन के चलने की स्पीड अगर इंक्रीज हुई तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ठीक है? तो ये दो तरह के कंडक्टिविटी समझ में आए। डाइल्यूशन से इनका क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं बात करूं सिर्फ कंडक्टेंस का, देखिए एक चीज और, कंडक्टेंस जिसको अपन G से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस। तो दोनों केस में बताइए कंडक्टेंस का क्या होगा? पहले इतना सॉल्यूशन है ना, तो इसके अंदर 100 आयन है या 10 आयन है। ठीक है, 100 आयन है मान लेते हैं, इतना सॉल्यूशन है। जब A लेवल तक वॉल्यूम है तो आयन कितने हैं? 100। तो इसकी कंडक्टिविटी कुछ होगी। अगर मैंने इसमें पानी डाल दिया तो पानी का लेवल इतना आ गया, अब ये 100 आयन इतने बड़े इलाके में आ गए, इतने बड़े एरिया में। ठीक है, तो अभी भी 100 आयन ही है, आयन तो नहीं बढ़ रहे। तो कंडक्टेंस का क्या होगा? इंक्रीज होगी कंडक्टेंस भी। क्यों? मोबिलिटी। समझ रहे ना? डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है, तो उसका फ्रीडम मोबिलिटी का इंक्रीज होता जा रहा है, तो कंडक्टेंस भी क्या होता जाएगा? तो कंडक्टेंस इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी
डिक्रीज होती है डाइल्यूशन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी है। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने ज़्यादा आयन रहेंगे उतनी ज़्यादा के की वैल्यू रहेगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और पर यूनिट वॉल्यूम अगर आयन्स कम हो रहे हैं तो फिर ये भी कम होता जाएगा, समझ रहे हैं। और पर यूनिट वॉल्यूम आयन क्यों कम होंगे, क्योंकि उस आयन को जाने के लिए ज़्यादा जगह मिल गया, पानी बढ़ गया, ज़्यादा जगह मिल गया तो यहाँ से भागेंगे, तो इसके अंदर का आयन कम होता जाएगा। समझ आए बात, ये आया कि नहीं आया? अब आप इसको अपने शब्दों में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका डाइल्यूशन में डाइल्यूट करते जब हम सॉल्यूशन को, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए कौन सी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी डाइल्यूशन के साथ, ठीक है ना। और नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आयंस के बीच का फोर्स वीक हो जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और एरिया भी ज़्यादा मिल जाता है घूमने फिरने के लिए आयंस को, इसलिए मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और मोबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अभी भी 1 मोल है, इसलिए 1 मोल की कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, तो ये कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है ये ना। समझ आई मेरी बात या नहीं आया, ठीक है। तो समरी के तौर पर आप ये याद कर लीजिए, समरी देखिए, डाइल्यूट करना, ध्यान से सुनिएगा ना, डाइल्यूट करना, बढ़ाना, यानी क्या करना, पानी मिलाना। अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बोलिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, होगा होगा ना। अच्छा, डाइल्यूट करने से कापा क्या होता है, डिक्रीज। कापा ऑन डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस। और मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है, इंक्रीज होती है। इसी की तरह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी क्या होगा, इंक्रीज। तो ये रिजल्ट समझ में आया, डाइल्यूशन इंक्रीज करिए, डाइल्यूट करना शुरू करिए, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा आयंस का, कम होता जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ आयन नहीं चेंज हो रहे हैं ना, मोल्स तो वही रहेंगे आयंस के, V बढ़ने से C चेंज होता जाएगा। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी होती है और एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस घट रहे हैं, आयंस उतने ही हैं सॉल्यूशन में, लेकिन डब्बे के अंदर आयन कम हो रहा है, इधर उधर जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, इसलिए ये कम हो रहा है। मोलर कंडक्टिविटी पूरे सॉल्यूशन का होता है और पूरे सॉल्यूशन में 1 मोल ही है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो 1 मोल जो आयन है उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ज़्यादा स्पीडली घूम रहे हैं, इसलिए ये इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब आते हैं अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, हमने अभी बात की मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है, तो ये किस सॉल्यूशन के लिए है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। और हम पहले से जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो दोनों तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में घोल करके सॉल्यूशन बनाऊं और वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाल करके सॉल्यूशन बनाऊं, तो दोनों की मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग चेंज होती है, अलग अलग बढ़ती घटती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग केस है कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे बदलेगी, इंक्रीज ही होगी पानी मिलाने से, और वीक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो अलग स्पीड से ये इंक्रीज होगा। दोनों में इंक्रीज होने का फलसफा चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनिए, कौन से कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं 2 अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट आपको दिखाऊं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो एक बार मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट घोला पानी में, समझे ना, फिर उस पानी को डाइल्यूट करते जा रहा हूँ, डाइल्यूट करते जा रहा हूँ, डाइल्यूट, तो डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है, बढ़ती है। लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट घोल करके सॉल्यूशन बनाया है और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो इसकी जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी, वो अलग ढंग से इंक्रीज होगी। लेकिन आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल करके पानी में सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, तो इसमें जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ेगी। फिर से सुनिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, सॉल्यूशन बनाया, उसको पतला कर रहे हैं, पतला करने का तरीका डाइल्यूट करिए, पानी मिलाइए, डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो, क्योंकि नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं हो रहे, ठीक है, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है।
तो मोलर कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ बढ़ गई मोबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बजाय अगर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला और उसको डाइल्यूट किया उस सॉल्यूशन को, तो उसका मोलर कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है कंडक्टिविटी उसकी। क्यों क्यों? सुनिए ध्यान से। जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं पानी के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? 100% डिसोसिएशन। यानी अगर आपने 100 ग्राम डाला है तो 100 ग्राम पूरा आयन बन जाएगा जाके। 100% टूट गया ना, तो मान लो इसमें 100 आयन आ गए, 200 आयन आ गए, 100 मान लेते हैं, 100 आयन आ गए। अब कोई और बचा क्या इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूल जो टूट करके आयन देगा? उस 100 को 101 बनाएगा, 102 बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो आयन अब 100 ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है, 100% टूट जाता है पानी के अंदर। अब ये आयन टूट गया स्ट्रॉन्ग डालने से, तो 100 आयन हो गए। अब आप पानी मिला रहे हैं तो आयन की संख्या तो 100 ही है। सिर्फ कंडक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ रही है? मोबिलिटी की वजह से बढ़ रही है। पानी डालते जा रहे हो, आयंस की मोबिलिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक। लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने के बजाय वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल करके सॉल्यूशन बनाया। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जिसका आयोनाइजेशन 100% नहीं होता। मान लो 20% टूटा, जब आपने घोल करके सॉल्यूशन बनाया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला, आपने डाला पानी में, सॉल्यूशन बनाया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या 100% टूट जाना? नहीं, शुरू में वो 20% टूटेगा, 40% टूटेगा, 50% टूटेगा। मैं बोलता हूँ 40% टूटा है, तो 60% तो अभी भी बचा हुआ है ना पानी के अंदर, वो नहीं टूटा। तो क्या करेंगे? अब हम बाहर से पानी डाल रहे हैं, और पानी का काम क्या है? क्या है पानी का काम? जिसके बीच में तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको जाके क्या करो? तोड़ दो। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा तो इसके आयन फिर से टूटे, फिर से टूटे, फिर से टूटे, आयन बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बोलिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला, शुरू में वीक इलेक्ट्रोलाइट 40% टूटा था, मैं बाहर से पानी डाल रहा हूँ, तो पानी का काम ही क्या है? बॉन्ड को तोड़ना। जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे, जो नहीं टूटे थे उनके बॉन्ड भी टूटेंगे पानी मिलाने से। और अभी 40% आयन बना था, 40 आयन बना था, पानी मिलाओगे 50 आयन हो जाएंगे, और टूटे इलेक्ट्रोलाइट, और पानी मिलाओ और टूटे, और पानी मिलाओ और टूटे। तो देखिए, डाइल्यूट करते रहने से डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। और दूसरी चीज, डाइल्यूट करने से सॉल्यूशन पतला हो रहा है, विस्कोसिटी कम हो रही है। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो मोबिलिटी ऑफ आयन भी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दोनों चीजें होती हैं। क्या? मोबिलिटी ऑफ आयन भी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन पतला हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, तो रेसिस्टेंस कम हो रहा है, तो आयन की चलने की आज़ादी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा तेजी से चल सकते हैं आयन। दूसरी चीज, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए डाइल्यूट करने से क्या होगा? उसके नंबर ऑफ आयन्स भी और मिलते जाएंगे, टूटता जाएगा, पानी जाके बॉन्ड तोड़ेगा तो और आयन मिलेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ एक खूबी होती है, वो तो पहले से 100% टूट गया है, अब बचा ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट, तो और क्या टूटेगा? 100% टूट गया, तो आयन तो हमको पूरे मिल जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अब आयन और नहीं बढ़ सकता, नहीं घट सकता, तो क्या होता है? सिर्फ डाइल्यूट करने से सिर्फ क्या होता है? उसके साथ मूवमेंट उसका बढ़ जाता है, आयन्स का, मोबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो क्या होगा? आयन जैसे जैसे पानी डालोगे, डाइल्यूट करोगे, तो नंबर ऑफ आयन्स मिलेंगे और ज़्यादा। तो नंबर ऑफ आयन्स भी क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर बढ़ रहा है, और डाइल्यूट करने से मोबिलिटी तो बढ़ ही रही है। तो दोनों खूबी आ गई वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास। तो इसकी कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार था? मोबिलिटी ऑफ आयन। मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोबिलिटी ऑफ आयन भी बढ़ रहा है डाइल्यूट करने से, और नंबर ऑफ आयन भी बढ़ रहा है, क्योंकि वीक है और पानी तोड़ रहा है। तो नंबर ऑफ आयन भी बढ़ा, उसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, मोबिलिटी ऑफ आयन भी बढ़ा, उसकी वजह से भी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसकी कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज होती है। ये समझ में आया कहानी आपको कि नहीं आया? आया ना। अब हम वन बाई वन एक बार वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, फिर एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये अपन इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज नहीं होते। सिर्फ कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है? मोबिलिटी ऑफ आयन ऑलवेज इंक्रीजेस। तो सिर्फ एक ही फैक्टर है इसके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास, कि मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज हो सकता है डाइल्यूट करने से सॉल्यूशन को। इसलिए इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, होती है इंक्रीज लेकिन बहुत कम, क्योंकि इंक्रीज कराने वाला फैक्टर सिर्फ एक है। अगर नंबर ऑफ आयन भी इंक्रीज होता तो कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती। समझ रहे हैं इसको?
बोलिए, समझ आ रहा है ना? ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी से KCl के लिए। KCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना? क्या होता है? एसिड की सॉल्ट है, सॉल्ट। और किसी भी टाइप का सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब इसको हम पानी में डालेंगे तो इसका आयोनाइजेशन कैसा होगा? 100% होगा। पूरे आयन टूट जाएंगे तो सिर्फ डाइल्यूट करने से क्या बढ़ने वाला है? मोबिलिटी, फ्रीडम ऑफ आयंस, ठीक है ना? तो ये कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी ले रहे हैं। अगर हमने मोलैरिटी कितना लिया है? 3 मोल पर लीटर, या उस लीटर को किस में चेंज कर लीजिए? सेंटीमीटर क्यूब में। हमने न्यूमेरिकल बनाया है इसके कॉन्सेंट्रेशन के, तो वॉल्यूम को किस में अपन चेंज कर लेते थे? सेंटीमीटर क्यूब में। तो समझाने के लिए 3 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन मोलैरिटी। अगर हमने 3 मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइट डाला है, KCl डाला है, तो हमने उसकी कंडक्टिविटी नापी। और ये कंडक्टिविटी कैसे नापते हैं? कापा अपॉन क्या है इसका फॉर्मूला? क्या था इस कंडक्टिविटी का फॉर्मूला? क्या था? कापा अपॉन कंसंट्रेशन, पहला फॉर्मूला। और दूसरा था कापा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को ही चेंज किया था ना, 1000/c आया था। और मैं ये बता चुका हूँ कि 1000/c क्यों आया, क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कौन सा वॉल्यूम लेना रहता है जिसमें कितना हो इलेक्ट्रोलाइट? 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल आयन की कंडक्टिविटी ही मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। तो कौन सा वॉल्यूम लेना है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना हो? 1 मोल। तो ये वॉल्यूम आता था, ठीक है? मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर दिया सिर्फ इसी टॉपिक पर कि ये वॉल्यूम कैसे आया 1000/c, कौन सा वॉल्यूम होता है? ये वो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा? 1 मोल। तो उसको फिर से सुनिएगा, अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, नहीं फिर 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है ना? तो ये 2 फार्मूले मेरे पास हैं, 2 फार्मूले, है ना? यहाँ पर देखिए, ये 2 फार्मूले मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए अपने पास हैं, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, तो हमने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की होगी। हमारे पास कंसंट्रेशन है ही, C की वैल्यू है, और K इसका हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं K? हमारे पास फॉर्मूला है, 1 रेसिस्टिविटी करिए, या क्या करिए? क्या करिए? RA/L, RA/L क्या निकल जाएगा? कापा। कापा का क्या फॉर्मूला था? कापा का क्या था? 1 हाँ, रेसिस्टिविटी का हो गया। रेसिस्टिविटी को क्या लिख सकते हैं? RA/L, ठीक है ना? समझ गए? ठीक है। बहरकैफ तो हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी नापना हमको आता है, कंसंट्रेशन नापना हमको आता है, मोलैरिटी, ठीक है? तो हमने क्या किया? कंसंट्रेशन लिया और उस सॉल्यूशन का हमने कापा निकाला, और कापा अपॉन कंसंट्रेशन करके क्या निकाला? क्या निकाला? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना? पहला तरीका, ठीक है? ये निकला। तो जब कंसंट्रेशन 3 होता है तो कंडक्टिविटी कितनी होती है? मोलर कंडक्टिविटी 88.3। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी साहब ने एक्सपेरिमेंट करके हमको दिया है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख दिया, लैब में बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू निकली उसको उन्होंने लिखा, ठीक है? ये वैल्यू निकला। यहाँ तक समझ में आया? ये कौन सा वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके निकाला। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। डाइल्यूट करने से, देखिए मेरे पास 2 फार्मूले हैं ना, मेरे पास 2 फार्मूले हैं। डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन का क्या होता है? कम होती है। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी देख रही है ना, कंसंट्रेशन कम होगा, भाई ये नीचे है ये ऊपर है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होंगे। अगर डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन कम होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा। वही चीज़ तो हम डिस्कस करके आ रहे हैं ना। फिर से, अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ सॉल्यूशन को, किसको? सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूँ तो वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो मोलर कंडक्टिविटी को क्या होना चाहिए? तो अभी अभी आपने बताया कि डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। कंसंट्रेशन क्या होता है? तो ये सॉरी बढ़ रहा है ना, कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो ये ठीक है। कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों एक ही बिरादरी में आ गए, समझे ना? डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन क्या हुआ? कम हुआ, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। डाइल्यूट करने से वॉल्यूम क्या हुआ?
बढ़ गया तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ गई। तो डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब सुनिए, डाइल्यूट किया, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। डाइल्यूट किया तो कापा क्या हुआ, कम हुआ। तो कापा के साथ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो कापा इसको क्या करेगा, कम करेगा। अब ये लड़ाई है यहाँ पर, किसके किसकी लड़ाई, वॉल्यूम की और कापा की, क्योंकि डाइल्यूट करने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेगा, तुम भी बढ़ो। और कापा के साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, लेकिन डाइल्यूट करते हैं तो कापा क्या होता है, कम होता है, तो ये क्या बोलेगा, तुम कम हो। तो वॉल्यूम इसको इंक्रीज करना चाहता है और कापा इसको डिक्रीज करता है। और हम जैसे ही डाइल्यूट करेंगे वॉल्यूम बढ़ता है, कापा घटता है। तो इसको बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो इसको नहीं बढ़ना घटना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने वाले तो यही दो हैं ना, समझे कि नहीं समझे, इसको बनाने वाले यही दो हैं ना भाई। ये समझ लो ये 10 है और ये 10 है, तो 10 इंटू 10 ये कितना है, ध्यान से सुनिए, ये है 10 और ये भी है 10, तो 10 इंटू 10 ये कितना है, कंडक्टिविटी 100। ये 10 है, सॉरी ये 10 है, ये 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 यही ना है 100, तो ये 100 है, ये 100 मेंटेन रहेगा, है ना। अब मैंने क्या किया, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, तो वॉल्यूम को मैंने कर दिया 20 कर दिया, वॉल्यूम को मैंने बढ़ाया और कितना कर दिया 20। तो वॉल्यूम बढ़ाने से, डाइल्यूट करने से वॉल्यूम बढ़ गया, 20 हो गया और ये घट करके 5 हो गया, तो अभी भी ये कितना है 100 है। कहने का मतलब जैसे जैसे डाइल्यूट करूंगा वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा और ये क्या होगा, कम होगा। तो डाइल्यूट करने से ये डिक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हुआ, तो इसको फिर नहीं बढ़ना नहीं घटना चाहिए, ये हमारा थ्योरेटिकल डेटा कहता है। क्योंकि इसको बनाने वाले यही दो हैं, आपस में मल्टीप्लाई होकर के मोलर कंडक्टिविटी बनाते हैं, और डाइल्यूट करने से इसमें से वॉल्यूम बढ़ता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम होती है। तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो नेट कितना हुआ, नो चेंज। एक बढ़ा और एक घटा, तो नेट कितना हो गया, नो चेंज। समझ में आ रहा है, ये थ्योरेटिकल डेटा है, देखने से ऐसा लगता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो कैसा हुआ, ऐसा हुआ कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ा और कापा घटा, ये तो सच है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर बढ़ रहा है ना, और कापा कम होगा क्योंकि एक डब्बे के अंदर नंबर ऑफ आयन कम होते जाएंगे अगर आप पानी बढ़ाओगे तो ये तो सच है कि वॉल्यूम बढ़ेगा डाइल्यूशन से और कापा कम होगा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जब हम डाइल्यूट करते हैं तो ये जैसे 10 था पहले ना, 10 से हो गया 20 और ये 10 था, तो इसको कम होना चाहिए, लेकिन ये 5 होने के बजाय ये होता है 8। कितना हुआ, 8 हो गया। कितना हो गया, इसको 5 होना चाहिए था ना भाई, ये बढ़ रहा है तो इसको उतना ही घटना चाहिए ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना बना रहे, 100। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वॉल्यूम बढ़ता है और ये घटता है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है और ये थोड़ा सा कम होता है, ये ज़्यादा कम नहीं हो पाता, थोड़ा सा कम होता है। तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया फिर, अब 8 दूनी 16, तो ये 100 से बढ़ करके क्या हो गया, बढ़ा कि नहीं, 160 हो गया, बढ़ा। क्योंकि दोनों एक जैसे घटते बढ़ते नहीं है, एक ज़्यादा बढ़ जाता है एक थोड़ा सा कम होता है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, बढ़ा हुआ। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ये एक्सपेरिमेंट करके हमको पता चला। अदरवाइज थ्योरेटिकल देखने से क्या लगता है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो नेट नो चेंज, जबकि एक बढ़ा तो ज़्यादा बढ़ गया और एक घटा तो थोड़ा सा कम हुआ, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ा हुआ। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा बढ़ जाता है वॉल्यूम, समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए इसको बढ़ा लेता है। ये थोड़ा सा कम होता है तो कंडक्टिविटी को कम करता है, लेकिन थोड़ा सा कम कर पाता है क्योंकि खुद थोड़ा सा कम हुआ है तो कंडक्टिविटी भी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन ये ज़्यादा बढ़ा है तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ गई, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, बढ़ा हुआ। इसलिए अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती, लेकिन उसको कम करता है कौन, कापा। लेकिन ये ज़्यादा कम कर नहीं पाता, थोड़ा सा कम कर पाता है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ दिमाग से, समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। किसी साहब ने ये प्रैक्टिस करके देखा, लैब में बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट डाल के चेक किया, करके देखा कैसा होता है। थ्योरेटिकल जो हमको दिखता है ऐसा नहीं होता,
एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं तो हमको कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती हुई मिलती है, और वही एक डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, डाइल्यूट करना मतलब कंसंट्रेशन को क्या करना, डाइल्यूट करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, और कंसंट्रेशन को, देखिए फिर से, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के एक ही चीज़ है, ऊपर मैंने लिखा होगा, या इस ऐसे लिख लीजिए, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ऊपर नंबर ऑफ मोल आ जाएगा या ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो मोलैरिटी अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, कम हुआ। वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, हुआ कम, ठीक है। अब वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं यानी डाइल्यूट करते जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, देखिए पहले 3 है कंसंट्रेशन, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0.1, 0.01, 0.00, तो कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है ना भैया। नंबर देखो ना, 3, 2, 1, 0.1, 0.01, 0.001, लास्ट में जाके 0 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, कंसंट्रेशन कब कम होता है, वॉल्यूम बढ़ाने से। वॉल्यूम कब बढ़ता है, डाइल्यूट करने से। तो हम क्या करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन को। तो देखिए, डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, पहले 88 है, फिर 92 है, फिर 98 है, फिर 112, 122, 127, क्या हो रही है कंडक्टिविटी। तो डाइल्यूट करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया, ध्यान से सुनिएगा, इसको हमने किस में प्लॉट किया, इसको ग्राफ में प्लॉट किया। इधर मैं ले रहा हूँ ये मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर या इक्विवेलेंट कुछ भी ले लीजिए। तो अगर हाइट बढ़ेगी तो कौन बढ़ता हुआ दिखेगा, मोलर का। और इधर क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मैं यहाँ रूट ले रहा हूँ। इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, इधर आएंगे तो कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो वॉल्यूम, हाँ, तो अगर मैं ग्राफ में ऐसे आता हूं तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए, इंक्रीज होता जा रहा है। यानी क्या करते जा रहे हैं, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट करने को दिखाने के लिए किधर आना पड़ेगा, इस तरफ डाइल्यूट होता जा रहा है। और जैसे जैसे डाइल्यूट होगा वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी, समझे ना। तो ग्राफ में किधर से किधर आना है, उधर से इस तरफ आना है, तो डाइल्यूट करते जा रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है। तो केसीएल के लिए हमने देखा, मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू में हमने कुछ पानी लिया तो कुछ उसकी मोलैरिटी रही होगी, कंडक्टिविटी रही होगी यहाँ पर, ये जैसे ही डाइल्यूट करोगे यानी कंसंट्रेशन कम करोगे, जैसे ही कंसंट्रेशन कम होगा तो कंडक्टिविटी का क्या होगा, बढ़ेगी। तो अभी कंडक्टिविटी यहाँ पर थी, अब कंडक्टिविटी कहाँ हो जाएगी, कंसंट्रेशन यहाँ पर था, यहाँ पर, अब कंसंट्रेशन और कम हुआ तो कंडक्टिविटी यहाँ मिलने के बजाय यहाँ मिल गई, और कंसंट्रेशन कम करिए तो कंडक्टिविटी यहाँ मिलने के बजाय और ऊपर मिल गई, और कंसंट्रेशन कम करिए कंडक्टिविटी और ज़्यादा हो गई, मोलर कंडक्टिविटी। तो ग्राफ कैसा बना, ग्राफ ऐसा बना, ये बना ग्राफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। मैं इसको अब मिटा के बना दूं, समझ में आ रहा है ना ये चीज। ग्राफ कैसा बनने वाला है, ग्राफ ऐसा बनने वाला है, ये किसके लिए मैं ले रहा हूं, केसीएल के लिए। ये चीज समझ में आए कैसे बना, कहां से कहां जा रहे हैं अपन किधर से किधर आ रहे हैं, क्योंकि डाइल्यूट करने में कंसंट्रेशन को क्या होना है, कम होना है ना। कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हम डाइल्यूट कर रहे हैं, इधर से ऐसे बढ़ रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है। अब आप देख सकते हैं ग्राफ तो सबको आता है ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, बढ़ा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें, ये ग्राफ बनाए पहले आप, पहले तो ये ग्राफ बना लें, ठीक है। ये ग्राफ समझ आया, ये किसके लिए बनाया मैंने, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए बनाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहां तक समझे, केसीएल का है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखिए इधर देखिए, डाइल्यूट कर रहा हूं तो कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। और कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, आप मुझे बता सकते हैं इसका, मोलर कंडक्टिविटी का, साइमन
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, वो नहीं होता जो आप बोल रहे हैं, समझे ना? नहीं समझे? यही होता है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ये यूनिट है इसकी, ये ठीक है। अब देखिए ना, अब जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनिए। देखिए डाइल्यूशन से, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन क्या हुआ? कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, 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 ठीक है। कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, 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 ठीक है। और ये ग्राफ भी हमको कैसा मिल रहा है? लीनियर। लीनियर मतलब जितना कंसंट्रेशन कम होगा उतना कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिस रेट से कंसंट्रेशन कम होगा उस रेट से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ग्राफ हमको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है, लीनियर। ये एक्सपेरिमेंट करके बनाया हमने, ऐसा चेंज हो रहा है कंडक्टिविटी यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन को कम करते 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 सबसे छोटा कर दूं, यानी ज़ीरो कर दूं। कंसंट्रेशन को कितना कर दूं? इतना पानी डाल दूं, इतना डाइल्यूट कर दूं सॉल्यूशन को कि कंसंट्रेशन कम होते 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 कितना हो जाए? ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। तो उस समय कंडक्टिविटी बढ़ते 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 क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आया? तो कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? हाँ देखिए देखिए देखिए, बिठा दिया क्या मैंने ना, ये कंडक्टिविटी मैक्सिमम कब होगा? जब कंसंट्रेशन मिनिमम हो जाएगा। समझ आया? कंसंट्रेशन छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर ये सबसे छोटा हो गया तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा उस वक्त। और ये सबसे छोटा कब होगा? जब ऑलमोस्ट कितना हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो उस समय जो कंडक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी ना। अब हम एक डब्बे में पानी डालते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो कंसंट्रेशन कब ज़ीरो होगा? जब आप डाइल्यूट करते 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 कहाँ पहुँच जाएंगे? इन्फिनाइट डाइल्यूशन तक। इतना पानी डाल दी जिसको मैं इन्फिनाइट बोल सकूँ। इन्फिनाइट कोई बहुत भारी चीज़ नहीं होती ना, समझे ना। जैसे 1 लीटर में 1 चम्मच शुगर डाला मैंने, तो अब उसमें 2 लीटर पानी, 4 लीटर पानी, 10 लीटर डाल दीजिए, ये उसका क्या है? कौन सी क्वांटिटी? इन्फिनाइट हमने डाल दिया, इन्फिनाइट अमाउंट में डाइल्यूट कर दिया उसको, इतना पतला कर दिया। समझ में आई मेरी बात? तो अगर मैं डाइल्यूशन इतना बढ़ा दूं कि कंसंट्रेशन कितना हो जाए? ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो जाए, यानी उस समय मैं डाइल्यूशन को क्या बोलूँगा? इन्फिनाइट टाइम मैंने डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, तब ना कंसंट्रेशन बिल्कुल, मिठास खत्म हो गई, ज़ीरो हो गया, ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है कितना डाइल्यूट कर दिया? इन्फिनाइट टाइम डाइल्यूट कर दिया, समझे ना। तो जब ये इन्फिनिट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, जब ये ज़ीरो हो जाएगा, डाइल्यूशन इन्फिनाइट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो 1/0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? इन्फिनाइट। समझे? तो उस समय जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? इन्फिनाइट कंडक्टिविटी। क्या कहलाएगी? अब बताइए, कंडक्टिविटी तो बढ़ती जा रही थी ना, कंसंट्रेशन कम होने से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कंसंट्रेशन कम होता जा रहा होता। अब कंसंट्रेशन कम होते 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 0 तक पहुंच गया, तो ये कंडक्टिविटी बढ़ते 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 कुछ हो गई होगी, है ना। अब कंसंट्रेशन क्या 0 से भी कम होगा? कंसंट्रेशन और कम होगा क्या 0 से? इन्फिनाइट टाइम डाइल्यूट कर दिया, कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो कंडक्टिविटी बढ़ते 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 मैक्सिमम होगी। उससे ज़्यादा बढ़ सकती है क्या कंडक्टिविटी? नहीं। ये देखिए ग्राफ से मैं आपको बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन में कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ, कम, तो कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर मैं कंसंट्रेशन को कम करते 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 यहाँ आ जाऊँ, ये कौन सा पॉइंट है जब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट। अरे भैया कम करते लाइए, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं, पतला होता जा रहे हैं, कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे ही यहाँ पहुँचे तो कंसंट्रेशन कितना हो गया? ऑलमोस्ट 0। अब ये बढ़ते 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 कहीं तो आएगा, क्या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है? अगर ये लाइन इस लाइन को काट दे कहीं पर, तो वो एक पॉइंट मिलेगा मैक्सिमम, क्या उससे भी ज़्यादा ये बढ़ेगा? फिर नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है अगर कंसंट्रेशन 0 हो जाता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब है इसकी लिमिट आ जाती है। क्या आ जाती है? लिमिट। और लिमिट से ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ सकता। लिमिट, उस समय जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ आई मेरी बात कि नहीं?
अच्छा, किसी भी चीज की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या कहलाती है? हम तो कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब होगी? जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 0। जब डाइल्यूशन ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? इनफिनाइट टाइम। समझ में आया? तो इनफिनिट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन कितना हो जाता है? 0। और उस समय कंडक्टिविटी कितनी हो जाती है? मैक्सिमम। और उस कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, नोट करें। Limiting molar conductivity. The conductivity at which, what is limiting molar conductivity? Limiting molar conductivity यानी मोलर कंडक्टिविटी की लिमिट, मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कितना हो जाता है? 0। कंसंट्रेशन कब 0 होता है? जब डाइल्यूशन ऑलमोस्ट कितना कर दें? इन्फिनिट टाइम। तो हमने इन्फिनिट टाइम डाइल्यूशन किया तो कंसंट्रेशन 0 तक पहुंचा। द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, उस समय जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 ऑलमोस्ट. So the value of conductivity at that situation when the concentration approaches to 0 is known as limiting molar conductivity. क्या बोलते हैं? उस समय उसी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या कहलाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या उसी को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट टाइम डाइल्यूट करने के बाद जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। दोनों एक ही चीज के नाम हैं, अलग अलग। ठीक है, अब बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl के केस में मैं यहाँ पर हूँ तो कंडक्टिविटी इतनी है, कंसंट्रेशन कम कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी इतनी, और कम कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी इतनी, और कम कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी इतनी। तो और कम करूँगा तो ये ग्राफ ऐसे ही ऊपर बढ़ेगा ना। तो अगर मैं इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँ? कैसे निकालेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, कैसे निकालेंगे? एक स्केल पटरी, हमको पता है ये ग्राफ लीनियर जा रहा है तो लीनियर ही गया होगा ऊपर तक। एक स्केल पटरी रखेंगे और इसको क्या करेंगे? प्लॉट कर देंगे पीछे। तो हमने एक स्केल लिया और यहाँ रख करके कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं तो ये ऐसे ही जाएगा सीधे स्ट्रेट लाइन में। ये काटा यहाँ पर। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ग्राफ को पीछे प्लॉट करना, क्योंकि पता है कि रास्ता तो यही है तो ऐसे ही जाएगा सीधा रास्ता। तो हमने 2-4 वैल्यू की कंडक्टिविटी निकाल ली, 1-2 एक्सपेरिमेंट लिए, देखिए ध्यान से, 1-2 डेटा लिए। एक कंसंट्रेशन पर कितना है कंडक्टिविटी, दूसरे कंसंट्रेशन पर कितना है कंडक्टिविटी, 2 पॉइंट मिल गया। अब हमको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे चलना है ग्राफ, सीधे 2 पॉइंट मिल गया, रख के स्केल पटरी से खींच दिया। समझ आया? तो ये जो पॉइंट मिला मैक्सिमम, ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसका हमने सिंबल बनाया, देखिए क्या, ये है मोलर कंडक्टिविटी, और लिमिटिंग कर दिया तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे पहुंच गए ना, तो यहां लगा दिया इनफिनाइट। ये क्या बताएगा? इनफिनाइट डाइल्यूशन पर ये ऊपर जो लिखते हैं वो कंसंट्रेशन लिखते हैं। हम लोग जो कंडक्टिविटी यूज कर रहे हैं ना, इसका एक्चुअल फॉर्मूला होना चाहिए यहां C। यहां क्या होना चाहिए? यानी दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन। जो भी मोलैरिटी की वैल्यू, नॉर्मेलिटी की वैल्यू है, उस कंसंट्रेशन पर जो मोलैरिटी है, कंडक्टिविटी है, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? दिस इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन। जो भी कंसंट्रेशन है ये उस टाइम की कंडक्टिविटी है, समझे ना। और अगर हमने कंसंट्रेशन ही क्या कर दिया? 0 कर दिया, यानी इनफिनाइट टाइम डाइल्यूट कर दिया, तो फिर इसको क्या लिखेंगे? ये तो डाइल्यूशन के लिए मैंने लिखा ना, कंसंट्रेशन 0 कर रहा हूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए कंसंट्रेशन कितना कर दिया? 0। तो उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या कहलाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लास्ट टॉपिक आ गया, लास्ट स्टॉपेज आ गया। सो ये कहलाएगा, ये नॉट लिख लीजिए या इसको इनफिनाइट ऐसे लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो 2 सिंबल इसके लिए मैं यूज करूंगा, हालांकि अपन ये यूज करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा इनफिनाइट वाला। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होती है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन कहलाता है। यहाँ तक समझ आया? अब बताइए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है और मैं 2 रीडिंग ले लूँ कि इतने कंसंट्रेशन पर इतनी कंडक्टिविटी और इतने कंसंट्रेशन पर इतनी कंडक्टिविटी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे पता करेंगे? क्या उसको और एक्सपेरिमेंट करके पतला करने की ज़रूरत है? नहीं। तो कैसे पता करेंगे? ग्राफ में
जो दो पॉइंट को मिला करके सीधी लाइन बन रही है उसी को क्या करना है, एक्स्ट्रा प्लॉट। पीछे प्लॉट कर देंगे, जहां वो काटेगा तो वही पॉइंट क्या कहलाएगा, यहां तो नंबरिंग है ना, तो जहां पर ये काट रहा है वही पॉइंट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, नोट करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व। क्या लिखेंगे इसको, एक्सट्रापोलेशन of curve, by extrapolation of curve between molar conductivity and root of C concentration, root of C, between molar conductivity and root of C। इनके बीच के ग्राफ को अगर मैं लिमिट पता लगाना चाहता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी की लिमिट कहां होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या करना है सिर्फ, हाँ, तो कितनी रीडिंग की जरूरत है, सिर्फ दो रीडिंग, दो पॉइंट मिल जाएगा, दो पॉइंट से एक लाइन बना और उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिए, तो क्या, जहां पर वो काटेगा मोलर कंडक्टिविटी वाली लाइन को, जहां पे काटेगा वही क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्या इससे ज्यादा बढ़ेगा, घटेगा, नहीं, ये आ गई लिमिट, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। समझ में आ रही बात। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में है, अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता लगानी तो क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रापोलेट करिए ग्राफ को, और एक ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितनी पॉइंट चाहिए, यानी दो ऑब्जर्वेशन लेंगे हम, इतने कंसंट्रेशन पर कितनी कंडक्टिविटी है और इतने कंसंट्रेशन पर कितनी कंडक्टिविटी है, दो पॉइंट मिल गया, एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई। ये समझ आया। ये स्ट्रॉन्ग के केस में भाई ना, वीक के केस में कहानी बदल जाएगी, वो वीक का केस हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आया आपको, बोलिए ये आया समझ में कि नहीं आया, आया ना, ठीक। अच्छा, एक चीज और देखिए मैथ्स में आप लोग ग्राफ पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी ग्राफ पढ़ते हैं, और मैथ्स में आप इसका स्लोप भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप। किसी भी लीनियर ग्राफ के इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, क्या होता है ग्राफ का इक्वेशन, लीनियर ग्राफ का इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट बोलते हैं मेरे ख्याल से, इंटरसेप्ट बोलते हैं, कांस्टेंट इंटरसेप्ट, यानी कितनी ऊंचाई पर है वो। ठीक है ना। अब मैथ्स की लैंग्वेज तो आप शायद समझेंगे नहीं, फिर भी मैं आपको बताता हूं। इसका स्लोप हमको पता है, किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, y क्या चीज है, ये y एक्सिस को दिखाता है, x क्या चीज है, ये x एक्सिस को दिखाता है ना। c क्या चीज है, इंटरसेप्ट है कि x एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर ग्राफ है आपका, ऊंचाई, ये गैप, x और y के बीच में कितना गैप है, इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, m क्या चीज है, m इज स्लोप, ढलान ग्राफ की, है ना। जब ये ग्राफ ऐसा जाता है तो स्लोप इसका नेगेटिव होता है, और जब ये ग्राफ ऐसा जाता तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। तो m की वैल्यू इस केस में कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और अगर ग्राफ ऐसा होता तो कैसा होता है m का वैल्यू, पॉजिटिव। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ढलान इसका नीचे है, इसलिए नेगेटिव होती है स्लोप की वैल्यू। m इसे स्लोप tan थीटा से निकालते हैं, इसको टेंजेंट से। ठीक है, फिजिक्स में आपने किया भी है ये सारे काम 11th क्लास में, और मैथ्स में तो इसको पढ़ते ही हैं, 11 से स्टार्ट हो जाती है इसकी कहानी, इवन 10th में भी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ग्राफ जब आप वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल ग्राफ बनाते हैं ना ग्राफ, तो उसमें भी आता है ये कैसे बनेगा, स्लोप कैसे होगा। अब आप भूल गए हैं, अलग चीज़ है। ठीक है, फिर से देखिए y एक्सिस पर कौन है, मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से देखिए, y एक्सिस पर कौन है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कौन है, c क्या चीज है, इंटरसेप्ट, यानी इसके बीच में x और y के बीच में कितना गैप है, जहां पर ये काट रहा है, ये और ये, यानी ये वाली वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है, तो c की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। c की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है, इंटरसेप्ट मतलब x और y के बीच में जो गैप है। सो दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर का गैप। इसको c को कांस्टेंट को लिखा मैंने, ये कांस्टेंट है ना, ये तो नहीं चेंज होता ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन के लिए एक ही होता है, ठीक है ना।
अच्छा, एक्स एक्सिस पे कौन है? रूट सी। एक्स एक्सिस पे कौन है? एक्स एक्सिस पे कौन है? रूट सी। ये अब m क्या चीज है? स्लोप। और स्लोप कैसा होना है? नेगेटिव। स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 2 3, कांस्टेंट होता है स्लोप भी, 2 3 5 और नंबर ही होगा ना। उस नंबर को मैंने लिख दिया यहाँ a कांस्टेंट दिखाने के लिए, लेकिन वो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। सो x के साथ है इसलिए माइनस a। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया किसका? दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसके किसके बीच का रिलेशन है? मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड दिस इक्वेशन इज गिवन बाय डीबे-हकल। एंड ऑन-सैगर। अब इनके नाम ही बड़े विचित्र होते हैं, कैसे करें? हमारे यहाँ जैसे सोनू, मोनू, बबलू, पिंटू ऐसे नाम नहीं होते ना। साइंटिस्टों के नाम है, विदेश के साइंटिस्ट हैं भाई, तो नाम भी ऐसे ही होगा, डीबे-हकल एंड ऑन-सैगर। दिस इक्वेशन इज गिवन बाय डीबे-हकल एंड ऑन-सैगर। क्या बताता है ये इक्वेशन? रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ आया? नोट कर लें। गिव रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना? अब इसमें तो आप सारी चीजें पहचान रहे हैं कौन क्या है ना? ये क्या चीज है? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये क्या चीज है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मैंने बता दिया इसको भी। एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी होती है वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। सी क्या चीज है? कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन किस में लेना है आपको? मोल पर। याद है मोलैरिटी? ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? ए इज ए कांस्टेंट। ए क्या चीज है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी इलेक्ट्रोलाइट पर, टेम्परेचर पर। ठीक है, इसको नोट करिए यहां पर। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किस पर डिपेंड करता है ये कांस्टेंट? टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक है ना? यानी इनमें से कोई भी चीज चेंज होगा तो ये, यानी अब देखिए मैं सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को टारगेट कर रहा हूँ। पानी तो हम सबके केस में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम अलग अलग डाल के चेक करते हैं। कभी KCl डाल के चेक करेंगे, कभी HCl डाल के चेक करेंगे, कभी H2SO4 डाल के चेक करेंगे, कभी NaCl डाल के चेक करेंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहा हूँ तो हर केस में A क्या होगा? चेंज होगा। समझ में आ रहा है? तो हर केस में A की अलग अलग वैल्यू होती है। अब ये A की वैल्यू कैसे निकलती है ये देखिए, ये सबके लिए अलग अलग नहीं होता। समझ रहे ना? देखिए किसके लिए सेम होता है। देखिए ना, A की वैल्यू के लिए अगर मैं NaCl लूँ तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? +1 -1 होगा। तो ऐसे जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे जिसके ऊपर चार्ज +1 -1 होता है तो इसके लिए A की वैल्यू सेम होगी। चार्ज का रेशियो देखिए 1:1 है, +1 -1, +1 -1, +1 -1। ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें चार्ज का रेशियो क्या हो? +1 -1, कोई भी हो, जैसे KCl है, HCl है, सब में चार्ज का रेशियो क्या आएगा? +1 -1। उन सब के लिए A की वैल्यू एक ही होगी। अब जो भी आएगा वो आएगा, बात की बात है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। जो भी नंबर होगा, जो भी A की वैल्यू होगी, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी? सेम होगी। समझ में आई मेरी बात? नहीं आया? A की वैल्यू NaCl के लिए, HCl के लिए, KCl के लिए एक जैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करती है। ये कितने आयन दे रहे हैं? +1 -1। HCl भी कितना देगा? +1 -1। KCl भी कितना देगा? +1 -1। तो सब के लिए A की वैल्यू क्या होगी? एक जैसी होगी। समझे ना? नहीं समझे? बोलिए। MgCl2 कितना चार्ज आना है इसके ऊपर?
+2 -1। तो जितने ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें चार्जेस कैसे होते हैं, +2 -1, ये रेशियो कोई भी हो, समझे ना, कोई भी हो, जैसे CaOH2 है, समझ रहे हैं ना, BaSO4 है, समझ रहे हैं ना, जिसमें चार्जेस कितने आए, +2 -1। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयन का रेशियो ये बनता हो, उन सब के लिए ए की वैल्यू एक जैसी रहेगी। नहीं समझे, समझे ना। तो ए की वैल्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है, और कैसे डिपेंड करती है मैंने बता दिया। यहाँ तक हो गई बात, बोलिए, ये समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद ये तो अभी हमने बनाया किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये KCl का एक एग्जाम्पल मैंने कोट किया, KCl, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है सिर्फ मोबिलिटी के बढ़ने की वजह से इंक्रीज हो रही है। जब अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो क्या होगा, मोबिलिटी तो बढ़ेगी डाइल्यूशन के साथ, और साथ में नंबर ऑफ आयन भी बढ़ेंगे, तो फिर ये कंडक्टिविटी ऐसे धीरे 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 नहीं बढ़ेगी, वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी, और ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता लगाया जा सकता, है ना। उसी को पता लगाने के लिए कॉलरैश का लॉ आया। कौन सा लॉ आया, कॉलरैश लॉ। क्या पता लगाने के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। क्यों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन कम करने से ऐसे ऐसे बढ़ती नहीं, धीरे धीरे नहीं बढ़ती, क्योंकि उसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक मोबिलिटी और एक नंबर ऑफ आयन। तो उसकी थोड़ा सा भी हम कंसंट्रेशन कम करेंगे, यानी डाइल्यूशन करेंगे थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हुआ तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दो फैक्टर इन्वॉल्व है ना उसको बढ़ाने के लिए। तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना एक्स्ट्रापोलेशन से नहीं हो पाता। इसीलिए उसको बनाने के लिए कौन आया संसार में, किसका अवतार हुआ, कॉलरैश, ठीक है ना। उन्होंने फिर लॉ दिया, तो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट करें यहाँ तक।